Hello everyone. Welcome back to my channel at Anushka Biology 360. So I welcome you all at my channel on another lecture of evolution. तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? What are the evidences for evolution? हम लोग कैसे मान लें कि evolution एक्चुअल में हुआ है? हमारे पास क्या प्रूफ है? और ऑब्वियस सी बात है, ये चीज़ ज़रूरी भी है ना. अगर कोई तुमको आके ऐसे ही थ्योरेटिकली कुछ भी कहानी सुनाए, इट्स हार्ड टू बिलीव, है ना. तुम लोग नहीं मानोगे जल्दी से ये बात. तो तुम्हारे अगर कोई प्रूफ रखे सामने, देन हाँ कि भाई ठीक है, ये बात सच हो सकती है. तो अब क्या एविडेंसेस हैं कि भाई सच में इवोल्यूशन जैसी कोई चीज़ है, कोई प्रोसेस है. ठीक है, तो क्या चीज़ है ये? तो देखो, एविडेंस दैट एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स हैज़ इंडीड टेकन प्लेस ऑन अर्थ हैज़ कम फ्रॉम मैनी क्वार्टर. बहुत अलग अलग जगहों से इस बात के सबूत आए हैं कि इवोल्यूशन एक्चुअल में हुआ है अर्थ पे. फॉसिल्स आर रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट. सबसे पहला तो था फॉसिल्स. फॉसिल्स क्या होते हैं बेटा? फॉसिल्स आर रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट ऑफ लाइफ फॉर्म फाउंड इन रॉक्स. जैसे हर तरह बहुत टाइप की रॉक होते हैं, रॉक में भी सेडिमेंट्री रॉक जो होती है, उसके बीच में अगर कोई ऑर्गेनिज्म फंसा हुआ है तो उसके जो हार्ड पार्ट्स के रिमेन्स है. जैसे कि मान लो कोई ऑर्गेनिज्म है, बहुत इतनी भूकंप तो क्या ही कहूँ, अचानक से ऐसा कुछ हुआ कि सब कुछ तहस नहस सा होने लगा. ठीक है, तो वो ऑर्गेनिज्म अचानक से किसी पत्थर के ऊपर जा गिरा, उसकी इंस्टेंटली उस टाइम पे डेथ हो गई. ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे उसको किसी ने वहाँ से उठाया नहीं, तो धीरे धीरे उसके ऊपर रेत गिरने लगी. तो और वो जो भी मिट्टी का सा था वो थोड़ा ग्रो कर गया. बट बाद में जब हमने वहाँ खुदाई करी तो हमको दिखा कि वो जो रॉक थी उसके ऊपर उसके कुछ छपे हुए के निशान होंगे. ठीक है, और जैसे जो हड्डियाँ वगैरह होती हैं ये तो काफ़ी टाइम तक रहती हैं. तो जो हड्डियाँ वगैरह होंगी, जैसे कि आज भी अगर हम देखें तो हमारे बहुत सारे म्यूज़ियम्स के अंदर हमको डायनासोर्स के फॉसिल्स मिलते हैं, है ना. तो उनके बोन्स ही तो हैं, बोन्स आर द हार्ड पार्ट्स. तो इसीलिए वो कैसे हैं, वो प्रिजर्व्ड हैं. उनसे हम फिर उनकी कार्बन डेटिंग करके हम उनके एज एंड ऑल सारी चीज़ें पता कर सकते हैं. तो फॉसिल एक्चुअल में क्या चीज़ है कि अगर रॉक्स के अंदर किसी भी लाइफ फॉर्म का अगर हार्ड पार्ट हमको मिलता है, दैट इज़ फॉसिल. रॉक्स फॉर्म सेडिमेंट्स एंड अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अर्थ क्रस्ट इंडिकेट द अरेंजमेंट ऑफ सेडिमेंट वन ओवर द अदर ड्यूरिंग द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ अर्थ. रॉक में भी रॉक सेडिमेंट्री जो रॉक है वो बनाती है. जैसे कि मान लेते हैं ये बहुत साल पहले ये एक वो था, इतना अर्थ का सरफेस था. ठीक है, तो यहाँ ये डायनासोर सा तो नहीं लग रहा, बट मान लो ये डायनासोर है. ये इंस्टेंटली ये मेरा डायनासोर है. इट्स टू फनी. ठीक है, तो उसके बाद इसकी डेथ हो गई. ठीक है, तो ये ऐसा कैसा इसका कंकाल गिर गया यहाँ पे. फिर इसके ऊपर और आई मिट्टी, फिर और मिट्टियाँ आती गई और मिट्टियाँ आती गई और मिट्टियाँ आती गई. अब मान लेते हैं ये लेवल हो गया इसका. ठीक है, तो ये जो चीज़ अभी नीचे गड़ी हुई हमको दिखेगी, दैट विल बी व्हाट बचा? फॉसिल्स. ठीक है, डिफरेंट एज्ड रॉक सेडिमेंट कंटेन फॉसिल ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म. अब मान लेते हैं कि अब सेडिमेंट की एज कितनी है. अब ये वाला सेडिमेंट वाला जो पार्ट है, ये वाली जो लेयर है, सबसे पुरानी है, सबसे नई वाली ये है. अब मान लेते हैं इसी दौरान यहाँ पर कोई और ऑर्गेनिज्म आ गया. इट्स नॉट लुकिंग लाइक एन ऑर्गेनिज्म बट स्टिल इट्स एन ऑर्गेनिज्म. ओके, यहाँ कोई और ऑर्गेनिज्म आ गया तो इसकी एज इससे तो कम ही होगी, इसकी एज सबसे ज़्यादा होगी. ठीक है, तो सेडिमेंट की रॉक के हिसाब से, मतलब सेडिमेंट की एज के हिसाब से जो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर गड़ा हुआ है उसकी एज भी डिफ़र करते हैं, है ना. तो हु प्रोबेबली डाइड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द पर्टिकुलर सेडिमेंट. ये पर्टिकुलर सेडिमेंट बनते टाइम जब किसी ऑर्गेनिज्म की डेथ हुई होगी तो हम उसका टाइम निकाल सकते हैं कि कब कब मरा था वो. इसकी एज सबसे पुरानी होगी, इसकी उससे थोड़ी सी पहले, इसकी सबसे ज़्यादा जल्दी डेथ हुई होगी. ठीक है, सम ऑफ दैम अपीयर सिमिलर टू मॉडर्न ऑर्गेनिज्म. कुछ इसमें से मॉडर्न ऑर्गेनिज्म की तरह दिखाई देंगे. दे रिप्रेजेंट एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म. कुछ रिप्रेजेंट करेंगे एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म को, जैसे कि डायनासोर्स. A study of fossil in different sedimentary layer indicate the geological period in which they existed. अगर हम फॉसिल को पढ़ के उनके कार्बन डेटिंग करके, और भी बहुत सारे अदर रिसोर्सेज हैं हमारे पास जिनसे हम उनकी एज का पता कर सकते हैं. अगर हम उनकी एज को पता कर लें तो हम ये बता पाएंगे कि कौन से जियोलॉजिकल पीरियड के अंदर वो लोग एग्जिस्ट करते थे, मतलब कितने सालों पहले तक वो ज़िंदा थे, कब वो एक्सटिंक्ट हुए, कब वो मरे, कब वो ज़िंदा थे, कितनी उनकी एज थी जब वो मरे तब. ठीक है, वी कैन फाइंड एवरीथिंग अबाउट दैम अगर हम फोसिल्स के अच्छे से स्टडी करें तो. The study showed that life forms varied over time and certain life forms are restricted to certain geological time span.
अब इस स्टडी ने हम लोगों को बताया कि जो लाइफ फॉर्म्स थी वो अलग अलग टाइम पे वेरी करती थी, और कुछ ऐसी लाइफ फॉर्म्स थी जो किसी पर्टिकुलर जियोलॉजिकल लाइफ स्पैन में ही एग्जिस्ट करती थी, मतलब आज वो एग्जिस्ट नहीं करती हैं, वो किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ही उन लोगों ने एग्जिस्ट करा। जैसे डायनासोर, जब वो ऑरिजिन हुए, जब उनका ऑरिजिन हुआ और जब वो एक्सटिंक्ट हुआ, तो उतना जो टाइम पीरियड था तब तक वो एग्जिस्ट करे, उसके बाद वो कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट हो गए। अब वो हमारे पास डायनासोर का कोई कुछ वो नहीं है। तो इसीलिए कुछ लाइफ फॉर्म्स ऐसी थी जो रेस्ट्रिक्टेड थी कुछ ही टाइम पीरियड के अंदर, ठीक है। हैंस न्यू फॉर्म्स ऑफ लाइफ हैव अराइजन एट डिफरेंट टाइम्स इन द हिस्ट्री ऑफ अर्थ। अलग अलग टाइम पीरियड पे हिस्ट्री ऑफ अर्थ में अगर अपन देखें तो बहुत पहले कुछ चीज़ें ऑरिजिनेट हुई हैं। तो नई जो लाइफ फॉर्म्स हैं वो अलग अलग टाइम के अंदर बनी है, मतलब सब चीज़ें एक साथ नहीं बनी है ना, कि एक साथ स्पंज भी आ गए, निडेरिया भी आ गए, सीलनट्रेट्स भी आ गए, और तुम्हारे प्लेटी हेलमिंथस भी आ गए, एस्की हेलमिंथस भी आए। नहीं, एक साथ ये सब नहीं हुआ है, टाइम बाय टाइम ये चीज़ें ग्रो करी हैं, ठीक है। एक साथ कुछ भी नहीं आया है। अब ये जो सारी चीज़ें हैं इनको हम कहते हैं पैलिएंटोलॉजिकल एविडेंसेस। स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज पैलिएंटोलॉजी, ठीक है, और इनको हम पैलिएंटोलॉजिकल एविडेंसेस कहा जाता है फॉसिल्स वगैरह के अंदर अगर हम प्रूफ ढूंढे तो। डू यू रिमेंबर हाउ द एजेस ऑफ फॉसिल्स आर कैलकुलेटेड? एक ही बताया अभी तो, कार्बन डेटिंग, ठीक है। बहुत पुराना अगर हम देखें और ह्यूमंस के लिए मेनली पोटेशियम डेटिंग का भी यूज़ करा जाता है। डू यू रिकलेक्ट द मेथड ऑफ रेडियो एक्टिव डेटिंग एंड प्रिंसिपल बिहाइंड दैट प्रोसीजर? इट इज़ योर वर्क, ओके, तुम लोग देखोगे ये। अब आता है एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन। अब एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट क्या कहता है, ये किसने प्रपोज करा था? अर्नस्ट हैकल ने प्रपोज करा था। बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ सर्टेन फीचर्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज कॉमन टू ऑल वर्टिब्रेट दैट आर एब्सेंट इन अडल्ट। देखो, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस अर्नस्ट हैकल ने हम लोगों को दिया था। किस चीज़ के ऊपर उनकी मतलब क्या उन्होंने देखा, किस बात के ऊपर उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, क्या ऑब्जर्व करा उन्होंने? तो उन्होंने ऑब्जर्व करा कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जिस टाइम पे होती है, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे एक स्टेज ऐसी आती है जो सभी वर्टिब्रेट्स में कॉमन है और अडल्ट में आके वो चीज़ नहीं होती, ठीक है। मतलब समथिंग इज़ देयर, मतलब एक पर्टिकुलर स्टेज ऐसी आती है जो सभी वर्टिब्रेट्स में कॉमन होती है, बट वो अडल्ट में नहीं होती, सभी अडल्ट में उस टाइम पे सेम नहीं होती है। जैसे कि एग्जाम्पल हमको दिया है, जो एम्ब्रियो है सभी वर्टिब्रेट का including human develop a row of vestigial gill slit just behind the head, but it is functional organ only in fish and not found in any other adult vertebrate। देखो, उन्होंने एग्जाम्पल क्या लिया कि जो सभी वर्टिब्रेट्स का एम्ब्रियो है उसमें ह्यूमन का भी इंक्लूड कर लो, उनके अंदर एक क्या चीज़ डेवलप होती है, एक रो डेवलप होती है जिसके अंदर वेस्टिजियल गिल स्लिट्स होते हैं। अब तुम लोगों में तो गिल स्लिट का कोई काम नहीं है, तो वेस्टिजियल गिल स्लिट नाम की एक रो होती है, वो डेवलप करती है सभी वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियो में। बट जैसा कि मैंने बताया तुम लोगों में गिल स्लिट्स का कोई काम नहीं है, तो तुम्हारे अंदर वो फंक्शनल भी नहीं होगी। तो ये फंक्शनल होती है सिर्फ फिशेस के अंदर, और किसके पीछे, मतलब फंक्शनल होती है फिशेस के अंदर, और किसी अडल्ट वर्टिब्रेट में ये नहीं मिलती है। जो गिल स्लिट्स हैं वो हेड के जस्ट पीछे बनते हैं, ठीक है। हाउएवर ये जो प्रपोजल था वो रिजेक्ट कर दिया गया। कार्ल एंड वॉन बेयर, ये भी याद रखना है, किसने प्रपोज करा, किसने डिस्प्रूव करा, ये सारी चीज़ें तुमको पता होनी चाहिए। ही नोटेड दैट एम्ब्रियोज नेवर पास थ्रू द अडल्ट स्टेजेस ऑफ अदर एनिमल। उन्होंने पता लगाया कि जो एम्ब्रियोज हैं वो कभी भी दूसरे और एनिमल के एक मिनट, जो एम्ब्रियो है वो कभी भी किसी दूसरे एनिमल के एम्ब्रियो से सिमिलैरिटी शो नहीं करते हैं। कभी भी किसी कोई भी स्टेज आपस में कॉमन नहीं हो सकती है, और किसी भी मतलब कोई भी जो एम्ब्रियो है वो दूसरे एनिमल की अडल्ट स्टेज से पास नहीं होता है, ठीक है। मतलब अगर मैं तुमको बोलूँ कि फ़िश और ह्यूमंस के अंदर अगर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट देखें तो अर्नस्ट हैकल के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ कॉमन आएगी, बट वॉन बेयर के अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आती, वो अपना अपना एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट शो करते हैं। नथिंग इज़ कॉमन बिटवीन दैम, समझ गए। अब आता है कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी शो सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिज्म ऑफ टुडे एंड दोज दैट एग्जिस्टेड ईयर्स अगो। अगर हम कंपैरेटिव करें एनाटमिकली, मतलब अंदर टिश्यूज़ वगैरह सारी चीज़ें मैच करें, और मॉर्फोलॉजी अगर हम देखें तो कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं और कुछ डिफरेंसेस भी होती हैं किन के अंदर, उन ऑर्गेनिज्म के अंदर जो आज एग्जिस्ट करते हैं और जो बहुत पहले एग्जिस्ट करते थे। कुछ ना कुछ कॉमन भी होगा और कुछ ना कुछ फ़र्क भी उनमें आएगा। देखो, ये डायनासोर्स दिखा रखे हैं तुमको, एक फैमिली ट्री है। सबसे पहले ब्रैंकियोसॉरस,
ठीक है। ब्रैकियोसॉरस के बाद बना बेटा टायरेनोसॉरस। इधर अगर अपन मिडल वाली लाइन में देखें तो आर्क्योप्टेरिक्स, ठीक है। उसके बाद क्रोकोडिलियन बने, देन टेरानोडॉन फ्लाइंग, इसको क्या कहते हैं, हाँ सॉरी फ्लाइंग डायनासोर इसको कहता है टेरानोडॉन को। और फिर आता है आर्क्योप्टेरिक्स, एक कलेक्टिंग लिंक है बिटवीन रेप्टाइल्स एंड एव्स, ये याद रखना है, पूछा जाता है। देन स्टेगोसोरस के बाद ट्राइसेरेटॉप्स, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें क्या लिखा है इधर, सच सिमिलैरिटीज़ कैन बी इंटरप्रेटेड टू अंडरस्टैंड, एक मिनट, हाँ, सच सिमिलैरिटीज़ कैन बी इंटरप्रेटेड टू अंडरस्टैंड वेदर कॉमन एंसेस्टर्स वर शेयर्ड और नॉट। अब ऐसी सिमिलैरिटीज़ से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि पहले के ऑर्गेनिज्म के अंदर और हमारे ऑर्गेनिज्म में क्या कॉमन एंसेस्ट्री है, क्या वो हमारे एक्चुअल में एंसेस्टर्स थे या नहीं, ठीक है। हमारे पास अगर इतना है तो हम इतना भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लेते हैं वेल्स होती हैं, बैट्स होती हैं, चीता होते हैं और ह्यूमंस होते हैं, सभी के सभी मैमल्स वो सिमिलैरिटी शेयर करते हैं द पैटर्न ऑफ बोन्स ऑफ फॉरलिम्स। फॉरलिम्ब की जो बोन्स होती हैं उनका जो पैटर्न होता है, इनकी सिमिलैरिटीज़ होती है वेल्स में भी, बैट में भी, चीता में भी, ह्यूमंस में भी। ह्यूमंस सभी के सभी मैमल्स हैं, ये चारों के चारों, वेल, बैट, चीता, ह्यूमन सभी के सभी मैमल्स हैं। इनके अंदर सिमिलैरिटी क्या होती है, बोन्स ऑफ फॉरलिम्स में। दो दीज फॉरलिम परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इन दीज एनिमल। अब सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर फॉरलिम का अलग अलग काम होता है, बट उनका दे हैव अनैटमिकल सिमिलर अनैटमिकल स्ट्रक्चर, मतलब जो मेन नींव होती है वो सब लोगों की सेम है, बट काम सबका अलग अलग है। ऑल ऑफ दैम हैव ह्यूमरस, सबके पास ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फैलेंजेस सब कुछ है उनकी फोरलिम्स में। हैंस इन दीज एनिमल द सेम स्ट्रक्चर डेवलप्ड अलॉन्ग डिफरेंट डायरेक्शन ड्यू टू अडेप्टेशंस टू डिफरेंट नीड। देखो मैं तुमको एक बहुत अच्छी तरीके से ये बात समझाती हूँ। मान लेते हैं हमारे पास ये एक एरिया है, ठीक है, यहाँ पर 4 ऑर्गेनिज्म रहते थे, ठीक है। अगर मैं बताऊँ और क्या बता सकती हूँ, एक इस तरीके का पूरा गोला बना देंगे और एक इस तरीके से बना देंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं 4 ऑर्गेनिज्म थे, अब ये एक जगह रहते हैं, बाद में ऐसा कुछ हुआ कि ये ज़मीन फटनी शुरू हो गई, ठीक है। ये सभी एक ही प्रजाति के लोग थे, सब कुछ इनमें से मिला था, बट ये ज़मीन फटना शुरू हो गई, ये वाले रहने लग गए मान लेते हैं कहीं और, ये वाले आ गए बिल्कुल इनसे दूर, ये वाले और दूर चले गए, ये आ गए इधर, ठीक है। अब ये भले ही कितनी ही दूर क्यों ना चले गए हों, अब ये मान लेते हैं कि वाटर में आ गया, और सॉरी ये मान लेते हैं कि वाटर में आ गया, ये भी मान लेते हैं कि वाटर में है, ये मान लेते हैं कि ट्रीज़ पे रहने लग गया, ये मान लेते हैं लैंड पे रहता है, लैंड ट्री मान लिया, इसको वाटर रहने देते, इसको एयर में लगा देते हैं, ठीक है। तो अब ये चारों जो हैं, ये चारों एक ही घर के सदस्य थे, लेकिन जिस हिसाब से इनका बंटवारा हुआ है उनकी नीड्स बदल गई। अब ये पानी में है तो इसकी ज़रूरतें अलग होंगी, ये लैंड पे रहता है, इसकी ज़रूरतें एकदम अलग होंगी। तो इनके पास चीज़ें तो सेम हैं, जो बोन्स है फॉरलिम्स की वो तो सेम है, बट उनका काम अलग अलग है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग होमोलोगस कहते हैं। आगे आएगा, ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है, देखा ना, ये एक घर था इनका, मान लेते हैं यहाँ ये चारों एक साथ रहते थे, बाद में बटे हैं ना ये तो बेटा, तो ये कैसा इवोल्यूशन हुआ, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हुआ, आई थिंक समझ आ रहा होगा। और इन स्ट्रक्चर को हम लोग होमोलोगस कहेंगे। तो होमोलोगी इंडिकेट करती है कॉमन एंसेस्ट्री। अब इन चारों के एंसेस्टर्स तो एक ही थे, मान लेते ये कोई ऑर्गेनिज्म था, इन्होंने इन चारों को बनाया, तो इन चारों के कॉमन एंसेस्टर्स तो एक ही थे। बाकी एग्जाम्पल जो होते हैं, और एग्जाम्पल हमको दिए हुए हैं, अच्छे से समझ नहीं आया होगा वैसे तुम्हें इस गंदे से डायग्राम में, बट पूरा डायग्राम मैंने समझाने का। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल्स देखें, वो होते हैं वर्टिब्रेट के हार्ट और ब्रेन, ठीक है। इन प्लांट्स ऑल्सो, प्लांट के अंदर भी अगर अपन देखें तो थॉर्न एंड टेंड्रिल्स, जो थॉर्न और टेंड्रिल होते हैं बोगनविलिया और कुकुरबिट्स के, वो रिप्रेजेंट करते हैं होमोलोगी। होमोलोगस और एनालोगस पहचानने का सबसे ईजी तरीका है, अगर कोई चीज़ सेम में आ रही है, मतलब चाहे उनका सेम किंगडम हो, सेम फाइलम हो, सेम डिवीजन हो, सेम स्पीशीज़ हो, सेम जीनस हो, व्हाटएवर इज़ कॉमन बिटवीन दैम, तो वो चीज़ आएगी होमोलोगस में। जैसे अभी मैंने तुमको बताया वेल, बैट, चीता, अगर ये एग्जाम्पल आए कि वेल और बैट के अंदर फोरलिम्स की जो बोन्स होती हैं वो कैसा पैटर्न शो करते हैं, तो तुम लोग कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि होमोलोगस या एनालोगस। बट वेल और बैट तुम देखो दोनों के दोनों मैमल्स हैं,
ठीक है। दोनों के दोनों में कॉमन क्या है, क्योंकि दोनों मैमल्स हैं तो ये चीज़ उनमें दोनों में कॉमन है, तो इसीलिए वो कैसे हैं, होमोलोगस है। अब प्लांट में जैसे कि जो थॉर्न्स हैं और टेंड्रिल्स हैं, बोगनविलिया के और कुकुरबिट्स के रिप्रेजेंट करते हैं होमोलोगी। क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, याद करो, थॉर्न और टेंड्रिल किसके मॉडिफिकेशंस हैं, आई थिंक स्टेम के। दोनों के दोनों किसके मॉडिफिकेशन है, स्टेम की मॉडिफिकेशन है। तो कॉमन क्या है, कॉमन है स्टेम की मॉडिफिकेशन होना। तो दोनों कैसे हुए बेटा, होमोलोगस ऑर्गन हुए कि नहीं हुए, हुए ना। तो दोनों में होमोलोगस होने का वो है, कनेक्टिंग लिंक है कह सकते हैं हम। होमोलोगस बेस्ड ऑन डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, ऊपर एग्जाम्पल से समझा दिया है कि होमोलोगस बेस्ड होता है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन पे, जबकि एनालॉगस जस्ट अपोजिट होता है, एग्जैक्टली अपोजिट। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई ले लो, अब बटरफ्लाई और बर्ड्स, बटरफ्लाई एव्स में नहीं आती है, ठीक है, बटरफ्लाई एंड आर्थ्रोपॉड्स में आती है, तो विंग्स ऑफ बटरफ्लाई। अब एनालॉगस का क्या है, दोनों के अंदर कुछ मतलब दोनों अलग अलग उससे होंगे, अलग अलग किंगडम, स्पीशीज, जीनस, ऑर्डर, कुछ भी अलग अलग हो तो वो एनालॉगस में आएगा। जैसे कि बटरफ्लाई आर्थ्रोपोड्स में, बर्ड्स एव्स में, तो दोनों अलग अलग हैं तो एनालॉगस होंगे। दे आर नॉट एनाटॉमिकली सिमिलर स्ट्रक्चर्स, मान लेते हैं। अब देखो जैसे कि कहीं और से कोई ऑर्गेनिज्म आया, तो ये एक जगह है, ये एक घर है मान लेते हैं, यहाँ पर अमेरिका से एक जना आया रहने के लिए, एक जना यहाँ पे इंडिया से भी गया, एक जना मान लेते हैं चाइना से गया, ठीक है। तो ये लोग तो तीनों अलग अलग थे, ये जो तीनों लोग आए हैं, तीनों लोग क्या थे, अलग अलग थे, बट एक ही जगह पर रह रहे हैं, तो सबकी नीड्स और सिमिलैरिटीज़ इसी में मतलब सेम ही रहेगी। अब ये तीनों अगर एक ही घर में रह रहे हैं तो तीनों को एक ही तरीके की ज़रूरत होगी। अगर ये तीनों लैंड पे हैं तो इनको लैंड वाली अडेप्टेशंस को अडेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मान लेते हैं तुम्हारे घर में एक खाली पड़ा घर था, तुम लोग कोई चेन्नई से आया, कोई चेन्नई से आया, कोई दुबई से आया और कोई महाराष्ट्र से आया, तो तुम तीनों की अब ज़रूरतें तो सेम होंगी क्योंकि तुम तीनों एक ही घर में रह रहे हो। तो ये कैसा है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है। यहाँ पे दूर दराज से लोग रहने के लिए आए हैं एक जगह पे, तो लोग कन्वर्ज हो रहे हैं, दैट्स व्हाई एनालॉगस इज रिप्रेजेंटेड बाय कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। आई थिंक ये बात क्लियर होगी, ठीक है। तो दे आर नॉट एनाटॉमिकल, अब ये तीनों का एनाटॉमिकली और सिमिलर स्ट्रक्चर नहीं था, तीनों के अलग अलग एंसेस्टर्स हैं, लेकिन अब ये काम क्या कर रहे हैं, सेम कर रहे हैं। तो एनाटॉमिकली दे आर डिफरेंट बट दे विल परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस। अब ये तीनों आपस में मिलकर सेम काम करेंगे, तो एनालॉगस स्ट्रक्चर्स आर रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो AC से याद रखना, ACHD, एनालॉगस, कन्वर्जेंट, होमोलोगस, डाइवर्जेंट। आई थिंक ये बात बहुत अच्छे से क्लियर होगी, मुझे नहीं लगता इसमें और कोई कन्फ्यूजन तुमको होगा। डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इवॉल्विंग फॉर द सेम फंक्शन एंड हेंस हैविंग सिमिलैरिटी, अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इवॉल्व होते हैं सेम फंक्शन परफॉर्म करने के लिए और उनके अंदर सिमिलैरिटीज़ भी होती हैं। अदर एग्जाम्पल, दूसरे एग्जाम्पल एनालॉगी के दिए हैं, आई ऑफ ऑक्टोपस, आई ऑफ मैमल, दोनों का ऑरिजिन अलग अलग है। ऑक्टोपस किस में आता है, मॉलिस्क में, मैमल मैमल है ही लेकिन काम तो देखने का ही करते हैं, ठीक है। आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, पेंगुइन एंड डॉल्फिन, डॉल्फिन मैमल्स में आती है, पेंगुइन ईव्स में आती है, दोनों चलने का ही काम करते हैं। वन कैन सी दैट इट इज़ द सिमिलर हैबिटेट दैट हैज़ रिजल्टेड इन सेलेक्शन। अब ये यहाँ पर हैबिटेट कैसा है, सिमिलर है ना। तो सिमिलर हैबिटेट की वजह से इन लोगों में क्या हुआ, सिमिलर अडेप्टिव फीचर्स आए अलग अलग ग्रुप्स के अंदर ऑर्गेनिज्म के, बट टुवर्ड्स द सेम फंक्शन। हाँ, भले वो कहीं और दूर दराज से आए हों बट अभी वो काम एक ही कर रहे हैं, इस वजह से ये उन लोगों में सिमिलैरिटी है। ये कैसा इवोल्यूशन है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है और एनालॉगस ऑर्गन्स का एग्जांपल्स है। स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो एक रूट की मॉडिफिकेशन है, पोटैटो एक स्टेम की मॉडिफिकेशन है, ये भी एनालॉगस का दूसरा एग्जांपल। कॉमन क्या है, कॉमन है कि दोनों के दोनों फूड ही स्टोर करते हैं, लेकिन स्वीट पोटैटो रूट है, पोटैटो एक स्टेम है, तो कैसे हुए, एनालॉगस हुए। काम दोनों क्या कर रहे हैं, मिलके खाना स्टोर करने का ही कर रहे हैं। इन द सेम लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट, इसी बात के दौरान, similarities in protein and genes performing a given function among diverse organisms give clues to common ancestry। अगर प्रोटीन और जीन जो किसी गिवन फंक्शन को परफॉर्म कर रही है
किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर ये भी क्लू देती है कि भाई कॉमन एंसेस्ट्री जैसी कोई चीज़ है। These biochemical similarities point to the same shared ancestry as structural similarities among diverse organism। ऐसे ऑर्गेनिज्म जैसे कि कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर देखो सिर्फ होमोलोगस एंसेस्टर्स ही हैं जो कॉमन एंसेस्ट्री को शो करते हैं, ठीक है। एनालॉगस ऑर्गन में तो कॉमन एंसेस्ट्री नहीं थी ना, है ना, अलग अलग एंसेस्टर्स थे इनके सबके। तो अगर जिस तरीके से हम लोग स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज़ देख के बता पाते हैं कि ये कॉमन एंसेस्टर्स हैं, तो अगर इन बायोकेमिकली मतलब प्रोटीन जीन्स में भी सिमिलैरिटी होगी तो हम बता सकते हैं कि ये लोग कॉमन एंसेस्टर्स थे, ठीक है। अब देखो, मैन हैज़ ब्रेड सेलेक्टेड प्लांट्स एंड एनिमल फॉर एग्रीकल्चर। अब मैन ने बहुत अलग अलग प्लांट को, एनिमल्स को आपस में क्या करवाया, इंटरक्रॉस करवाया एग्रीकल्चर के लिए, मतलब खाना वगैरह के लिए, हॉर्टिकल्चर फ्रूट्स के लिए, और हाँ फ्लोरिकल्चर फ्लावर्स के लिए, वो अलग है, हॉर्टिकल्चर फ्रूट्स के लिए। अब डिज़ायरेबल फ्रूट मैंने बताया था, अगर हमको डिज़ायर्ड जीन्स चाहिए तो हम बायोटेक का इस्तेमाल करके किसी भी अपने डिज़ायर्ड प्लांट का डीएनए दूसरे के अंदर इंजेक्ट करवा के वी कैन ईजिली मल्टीप्लाई दैट पर्टिकुलर डीएनए फॉर आर यूज़। तो वो किस में यूज़ हो रहा है, हॉर्टिकल्चर में, एग्रीकल्चर में, स्पोर्ट में भी और सिक्योरिटी में भी। मैन हैज़ डोमेस्टिकेटेड मैनी वाइल्ड एनिमल्स एंड क्रॉप्स। बहुत सारी वाइल्ड एनिमल और क्रॉप को मैन ने क्या करा है, ब्रीड करवाया है। दिस इंटेंसिव ब्रीडिंग प्रोग्राम हैज़ क्रिएटेड ब्रीड्स दैट डिफर फ्रॉम अदर ब्रीड्स। एग्जाम्पल डॉग्स ही ले लो, ठीक है, बट स्टिल आर ऑफ सम सेम ग्रुप। इट इज़ आर्ग्यूड दैट इफ़ विद इन 100 ऑफ ईयर। अब देखो, हाँ बहुत अच्छा एग्जाम्पल तुमने कैबेज का लिया होगा, उसमें कैबेज है, ब्रोकली है, पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, ब्रोकली थी, रेड कैबेज भी थी, है ना, और एक कोलराबी करके कुछ था, वो भी था। तो अगर इंसान इतनी चीज़ें कर सकता है वो भी कुछ ही सालों में, क्योंकि इंसानों का जन्म भी बहुत ऐसे तो है नहीं, बहुत ही लाखों सालों पहले हो गया था, है ना, कुछ सालों पहले ही इंसान ने इतनी सारी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जाना है। अब मान लेते हैं इंसान का जन्म अगर बहुत पहले भी हो गया होगा तो उनको इतनी नॉलेज तो नहीं थी जितनी आज वाले लोगों को। ये नॉलेज तो 100 साल पहले, 100 साल नहीं मतलब हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो ही आई होगी। अब वो 100, 200, 300, 400 वो सहूलियत के हिसाब से हो सकता है। बट सोचो, अगर इंसान के अंदर इतना दिमाग है कि वो इतनी चीज़ें क्रॉस करवा के अपना डिज़ायर्ड प्रोडक्ट बना सकता है, तो क्या नेचर ने ये बात नहीं सोची होगी? अगर तुम लोग ये चीज़ परफॉर्म कर सकते हो क्या, तो ये बात नेचर के दिमाग में नहीं आई होगी मैं इसको इससे क्रॉस करवा के कुछ नया प्रोडक्ट बनाऊं, है ना। तो अगर तो ये माना जाता है कि अगर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स के अंदर मैन नई ब्रीड्स बना सकती है तो क्या नेचर नहीं बना सकती, वो भी मिलियन ऑफ ईयर्स जब उसके पास थे। तो मिलियंस ऑफ ईयर्स में नहीं बने होंगे क्या, है ना। ये तो बहुत सोचने की बात है। अनदर इंटरेस्टिंग, दूसरी एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन था, सपोर्टिंग एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन कम्स फ्रॉम इंग्लैंड। इंग्लैंड से ये बात आई। देखो ये मैं तुमको जल्दी से ही स्टोरी बता देती हूँ क्योंकि ये स्टोरी ही है। तो देखो वहाँ पर मूथ्स थी, ठीक है। अब दो टाइम पीरियड तुमको दिए हुए हैं 1850s और 1920s, ठीक है। अब 1850s का टाइम था। अब 1850s के टाइम पे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, मतलब इंडस्ट्रीज़ इतनी डेवलप नहीं हुई थी। तो ये टाइम था बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये टाइम था आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब इंडस्ट्रीज़ अगर हैं तो सोचो पॉल्यूशन भी ज़्यादा होगा, धुआं धाँ सब ज़्यादा एकदम। तो ये सोचो अगर वो धुआं था तो वो ब्लैक कलर का जो भी धुआं वगैरह होगा वो पेड़ पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा। उस टाइम पे मान लेते हैं दो टाइप के पेड़ थे, मतलब पेड़ तो एक ही टाइप के था, मोथ दो टाइप के थे। एक तो था ब्लैक मोथ, ठीक है, एक था वाइट मोथ। अगर ये पेड़ का तना अगर मैं कर दूँ ब्लैक, ठीक है, जो कि था आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज़ अगर बनी है तो पॉल्यूशन ज़्यादा होगा, तो ये आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन ये हाल था। तो यहाँ पर ये ब्लैक मोथ है, यहाँ पर ये सफ़ेद मोथ है। अब दिख तो तुमको कोई सी भी नहीं रही सफ़ेद मोथ इससे। अरे यार ये क्या हो गया, एक सेकेंड बच्चा, ठीक है। तो ये था। अब मान लेते हैं यहाँ पर एक सफ़ेद मोथ मैं तुमको दिखाऊं तो ऐसी थी। तो तुम लोग खुद मुझे देख के बताओ कौन सी ज़्यादा विजिबल है, वाइट वाली ज़्यादा विजिबल है, वो ही प्रेडेटर को थी तो प्रेडेटर ने इसको खा लिया, तो ये लोग आ गए समाप्ति की ओर, है ना, इनका अंत होना शुरू हो गया। बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हुआ, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन पेड़ के तने एकदम साफ थे, तो कौन सी ज़्यादा विजिबल है, तो ब्लैक वाली अच्छे से विजिबल है। तो प्रेडेटर ने इसको देखा तो इसको खाने लग गए वो लोग, तो ये वाले समाप्ति की ओर आ गए, है ना। तो नेचर इस तरीके से सेलेक्ट करती है। देखो अब जल्दी जल्दी देखते हैं।
इन अ कलेक्शन ऑफ मूथ मेड इन 1850s, दैट इज़ बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर हम देखें तो इट वॉज ऑब्जर्व दैट देयर वर मोर वाइट विंग, तो ज़्यादा वाइट वाली थी, बनती हैं होना ऑन ट्रीज दैन डार्क विंग और मेलेनाइज्ड मूथ। डार्क विंग जिनके अंदर मेलानिन ज़्यादा है तो मेलेनाइज्ड मूथ भी कहा जा सकता है। हाउएवर इन द कलेक्शन कैरिड आउट, अगर हमने सेम एरिया में 1920 के अंदर मतलब आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर हम ऑब्जर्वेशन देखें तो डार्क विंग्ड वाली ज़्यादा थी। ठीक है, तो देखो बताया ना मैंने इधर। अब देखो ये रहा, ये तो बस ऐसे ही दिया है। The explanation put forth for this observation was that predator will spot a moth against a contrasting background। अगर वाइट कलर का पेड़ है तो उस पर ब्लैक वाली अच्छे से दिखेगी, ब्लैक कलर का पेड़ हो गया है तो उस पर उसके ऊपर वाइट वाली अच्छे से दिखेगी। तो कंट्रास्टिंग बैकग्राउंड जिसका भी होगा उसके ऊपर वाली मोथ उसको जल्दी दिखेगी प्रेडेटर को। तो ड्यूरिंग पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम पे जो ट्री ट्रंक थे वो बिकेम कैसे हो जाते थे, डार्क हो जाते थे इंडस्ट्रियल स्मोक और सूट की वजह से। इस कंडीशन के अंदर जो वाइट विंग्ड मोथ थी वो तो सर्वाइव नहीं कर पाई क्योंकि प्रेडेटर्स बहुत ज़्यादा थे, तो प्रेडेटर उनको खा गए। डार्क विंग और मेलानाइज्ड मोथ सर्वाइव कर गई, लेकिन बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन थिक ग्रोथ ऑफ ऑलमोस्ट वाइट कलर्ड लाइकन कवर्ड द ट्री। अब पॉल्यूशन नहीं है तो लाइकन था, लाइकन थी तो वो वाइट हो गया सारा पेड़ का तना। तो जो बैकग्राउंड था तो बैकग्राउंड में वाइट विंग्ड मोथ सर्वाइव कर गई लेकिन डार्क कलर वाली सर्वाइव नहीं हुई। तो डू यू नो दैट लाइकन्स, हाँ ये तो हमको पता है क्योंकि लाइकन्स वहाँ ग्रो नहीं करते जहाँ पॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो दे विल नॉट ग्रो इन एरियाज दैट आर पॉल्यूटेड, हेंस मोथ दैट वर एबल टू camouflage themselves दैट इज हाइड इन द बैकग्राउंड सर्वाइव्ड। इसी तरीके से जो खुद को बचा सकती थी, जो खुद को छुपा सकती थी वो सर्वाइव कर गई। दिस अंडरस्टैंडिंग इज सपोर्टेड बाय द फैक्ट दैट इन एरियाज वेयर इंडस्ट्रियलाइजेशन डेड नॉट अकर, जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ वहाँ पर द काउंट ऑफ मेलेनिक, वहाँ पर मेलेनिक मोथ का काउंट कम था। ऑब्वियसली डार्क विंग इजीली दिख जाएंगी वाइट सने के ऊपर। तो द श्योर दैट इन अ मिक्स्ड पॉपुलेशन के अंदर जो बेटरली खुद को अडेप्ट कर सकती है, जो बेटर अडेप्ट हो सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं और अपना पॉपुलेशन का साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। रिमेंबर दैट नो वेरिएंट, अब ये याद रखो, हम माना कि प्रेडेटर को ब्लैक वाली ज़्यादा दिखी बट ब्लैक वाली कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हुई। कोई भी जो वेरिएंट है वो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होगा। वाइट वाली अगर समाप्ति की हो जा रही तो पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुई थी। ठीक है, सिमिलरली एक्सेस ऑफ हर्बिसाइड, अगर हम बहुत ज़्यादा हर्बिसाइड पेस्टिसाइड्स को इस्तेमाल करेंगे तो हैज़ ओनली रिजल्टेड इन सेलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंट वेरिएंट्स इन मच लेसर टाइम स्केल। तो थोड़े ही टाइम स्केल के बाद, अब जैसे कि ऑल आउट लगाते हैं तो मच्छर उस ऑल आउट के ऊपर घूमता रहता है क्योंकि मच्छर अडेप्ट हो गया ऑल आउट से। अब मच्छर को पता है कि उसको कैसे रेजिस्ट करना है, कैसे तोड़ना है ऑल आउट के चक्रव्यूह को। ठीक है, तो हम लोग अब रेजिस्टेंट वैरायटी सेलेक्ट करेगी नेचर। दिस इज़ ऑल्सो ट्रू फॉर माइक्रोब अगेंस्ट विच वी एम्प्लॉय एंटीबायोटिक और ड्रग अगेंस्ट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म सेल। ये बात एंटीबायोटिक के ऊपर भी एप्लीकेबल है। ठीक है, हेंस रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म सेल्स आर अपेयरिंग इन अ टाइम स्केल ऑफ मंथ और ईयर और नॉट सेंचुरीज। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ इवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक मतलब मैन की वजह से, मैन मेड एक्शंस की वजह से अगर कुछ होता है दैट विल नोन एज एंथ्रोपोजेनिक। दिस ऑल्सो टेल्स अस दैट द इवोल्यूशन कोई एक डायरेक्टेड प्रोसेस नहीं है, मतलब इवोल्यूशन की कोई एक पर्टिकुलर राह नहीं है। इवोल्यूशन बहुत फैला हुआ प्रोसेस है, कहीं से भी चल सकता है। तो डेटरमाइन करना कि इवोल्यूशन होगा नहीं होगा ये बात हम लोगों के तो हिसाब में नहीं है। ठीक है, तो डेटरमाइन हम लोग नहीं कर सकते हैं। इट इज़ अ स्टोकैस्टिक प्रोसेस, बहुत धीरे धीरे होने वाला प्रोसेस है बेस्ड ऑन चांस इवेंट इन नेचर। चांस इवेंट किस में, नेचर के अंदर। चांस म्यूटेशंस किस में बेटा, ऑर्गेनिज्म के अंदर। चांस इवेंट इन नेचर, चांस म्यूटेशन इज ऑर्गेनिज्म। ये लेक्चर 28 मिनट का तो हो चुका है। आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा मुझे पढ़ाना चाहिए। तो चलो फिर अगला लेक्चर, अगले 2 लेक्चर में थोड़े से बड़े करने की ट्राई करूँगी। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ते रहें, एनसीईआरटी अपनी पढ़ो, कुछ समझ में ना आए तो मुझसे दोबारा कह देना। ठीक है, टाटा, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।